Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see a new topic that is oncology emergencies. तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हमें क्या देखना है कि अगर हम इसे डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में तो इसका मीनिंग क्या निकलता है। हम जानते हैं कि ऑनको मीन्स होता है इट इज़ टोटली रिलेटेड टू द कैंसर, ठीक है। लॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ, ठीक। इमरजेंसीज मीन्स होता है कि ऐसी अर्जेंसी या ऐसा इम्पॉर्टेंट टाइम जिसमें हमें अर्जेंट कोई ट्रीटमेंट देना हो, ठीक है। तो ऑन्कोलॉजी इमरजेंसी का पूरा मीनिंग क्या निकलता है, ऐसी इमरजेंसी विच इज रिलेटेड टू दी कैंसर, ठीक। सो ट्विस्ट ये है यहाँ पे कि यहाँ पे कैंसर की वजह से प्रॉब्लम तो आ रही है, बट मेनली यहाँ पे कैंसर के ट्रीटमेंट की वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है। सो आगे देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ऑन्कोलॉजी इमरजेंसी कहती है कि कोई भी ऐसी इमरजेंसी जो कि कैंसर की वजह से अराइज हुई है, लेकिन उसको हवा कैसे मिली या उसको मतलब कैसे वो अपडेट क्यों हुई या बहुत ज़्यादा डेंजरस क्यों हुई, जब हमने कैंसर का ट्रीटमेंट दिया। ऐसा किस लिए भाई? जाहिर सी बात है, कैंसर का डेफिनेशन क्या है, इट इज़ एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स। तो अगर किसी भी पार्ट में, मान लो ये कोई पार्ट है, इसमें एबनॉर्मल सेलुलर इस तरह से ग्रोथ होती है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई? हमें उसके लिए ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक। तो जब हम ट्रीटमेंट यानी कि कीमोथेरेपी यानी कि हम जब ड्रग थेरेपी देंगे, ठीक है, आईवी फ्लूइड की थेरेपी देंगे, तब क्या होगा, वो थेरेपी क्या करेगी, वो डायरेक्ट आ करके इन कैंसर सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देगी, राइट। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई कैंसर सेल्स को ही डैमेज करेगी, यहाँ के आसपास के जो नॉर्मल सेल्स होंगे, ये इस टाइप के नॉर्मल सेल्स होंगे, इनको भी डैमेज करना स्टार्ट कर देगी, ओके, ठीक है। इसके अलावा अब प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है? प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है कि हम इसे इमरजेंसी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हम कीमोथेरेपी देंगे उसके कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद प्रॉब्लम क्या आएगी कि इन कैंसर सेल्स से जितने भी सब्सटेंस बाहर आएंगे, जैसे सोडियम हो गया, लैक्टेट हो गया, ग्लूकोज हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेल्स के अंदर होती हैं, ठीक है, सेल्स को मेटाबॉलिज्म करती हैं, ठीक। तो वो सारी चीज़ें जब डैमेज होकर के बाहर आएंगी तो वो यहाँ पे एक्यूमुलेट कर देंगी या यहाँ पे वो एबनॉर्मल कंडीशन में हो जाएंगी। भाई हर एक चीज़, हर एक पर्टिकुलर चीज़, चाहे वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी हो, चाहे वो बेनिफिशियल हो, ठीक है, तो उस चीज़ का लिमिट में होना बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, अगर एक्सेस कैल्शियम हो जाएगा तो वो हमारी बोन्स को डैमेज करने लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा या एक्सेस हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक। तो इसमें से जितने भी सब्सटेंस निकलेंगे, जब ये ब्रेक डाउन होंगे सेल्स, इसमें से जितने भी चीज़ें निकलेंगी सेल्स को जो हेल्दी रखती हैं, वो जो है वो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के पार्ट्स को डैमेज करेंगी। इसीलिए हम इसे ऑन्कोलॉजी इमरजेंसीज बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये इमरजेंसी क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही कीमोथेरेपी दी, सडन क्या हुआ, सिम्टम्स आने लगे, ऐसे सिम्टम्स आने लगे जिसमें पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए इमरजेंसी में हमें उसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, कैंसर के साथ साथ उसका भी अलग से ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, डैट इज़ कैंसर या ऑन्कोलॉजी इमरजेंसीज। आई थिंक आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ होगा। डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या कहती है। ऑन्कोलॉजी इमरजेंसीज आर द ग्रुप ऑफ कंडीशन। देखिए भैया, एक कोई कंडीशन नहीं है, जब इसमें सोडियम भी बाहर आ रहा है, पोटेशियम भी बाहर आ रहा है, लैक्टेट भी बाहर आ रहा है, एक्सेस ग्लूकोज भी बाहर आ रहा है, तो कई सारी कंडीशन हो सकती हैं। सोडियम बाहर आएगा तो किडनी उसको ज़्यादा नहीं निकाल पाई तो बॉडी में स्वेलिंग हो जाएगी, एडिमा हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम बाहर आएगा तो अगर किडनी उसको बाहर यूरिन के थ्रू नहीं निकाल पाई, बॉडी से वो बाहर नहीं निकला, तो वो आपकी बोन्स को हार्म करेगा, आपके ब्रेन को हार्म करेगा। ऐसे अलग अलग कंडीशंस देखने को मिलेंगी, ठीक है। क्यों हो रहा है? डैट अकर्स एज अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिजल्ट्स ऑफ द कैंसर और इट्स ट्रीटमेंट, ठीक है। अल्टीमेटली स्टार्टिंग कैंसर सेल्स से ही हुई है, ना कैंसर सेल्स होते, ना हम कैंसर का ट्रीटमेंट देते, ना ये प्रॉब्लम आती और ना ही कैंसर इमरजेंसीज बनती, ठीक है। तो कैंसर की वजह से और कैंसर के ट्रीटमेंट की वजह से ये मल्टीपल कंडीशंस आपको देखने को मिल रही है, दैट इज पोटेंशियली लाइफ थ्रिएटनिंग, ठीक है। आपकी लाइफ को थ्रिएटन कर सकती है अगर इसका भी ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो। आई थिंक आपको डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं।
अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी कैंसर इमरजेंसीज आ सकती हैं। तो ये है एक तरह का क्लासिफिकेशन। इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग सिर्फ मेटाबॉलिक और न्यूरोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर मीन्स होता है इंक्रीज्ड, कैल्सीमिया मीन्स होता है कैल्शियम लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, कैंसर ट्रीटमेंट देने के बाद यानी कीमोथेरेपी देने के बाद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या हो रही है कि कैल्शियम लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस यानी कि बढ़ जा रहा है। ओके, तो किस किस कंडीशन में बढ़ सकता है, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट यानी कि मेल्स में केवल देखने को मिलेगा, ब्रेस्ट कैंसर फीमेल में देखने को मिलता है, प्रोस्टेट कैंसर यहाँ पे देख लो, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये मेल्स के अंदर केवल देखने को मिलती है। कहाँ पे देखने को मिलती है, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे। इसका काम क्या है कि स्पर्म और यूरिन दोनों को एक साथ बाहर नहीं आने देती। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मेल्स के अंदर एक ही रास्ता है स्पर्म को भी बाहर निकालने का एंड यूरिन को भी बाहर निकालने का, लेकिन आपने नोटिस किया होगा आई थिंक कि स्पर्म और यूरिन एक साथ बाहर नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं निकलने देती। जब यूरिन बाहर निकलता है तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड लूज हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, लेकिन जब स्पर्म को बाहर निकालना होता है तो ये क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और यूरिन को रोक देती है। हालांकि यूरिन रोकने का काम क्यों कर रही है, क्योंकि ये यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे है। जैसे ये टाइट हो जाएगी तो यूरिनरी ब्लैडर का जो रास्ता है यूरिन को पास करने का वो दब जाएगा और यूरिन बाहर नहीं आ पाएगा। तीसरी है आपका रीनल कैंसर, इसका मतलब हम इसे किडनी कैंसर भी बोल सकते हैं। इन सारे कैंसर्स में हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है, ठीक। तो इसके लिए आप क्या ट्रीटमेंट करोगे, सबसे पहले देखो कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो गया। तीन चीज़ें आपको नोटिस करनी है, देखनी है, भाई कैल्शियम लेवल इंक्रीज हुआ है तो हमें कैल्शियम को बॉडी से बाहर निकालना है। दूसरा, कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब होने से बचाना है, ठीक है, या कैल्शियम को जो भी सोर्स है जिसकी वजह से कैल्शियम बढ़ रहा है उसको रोकना है, ठीक है। तीसरा क्या करना है, कैल्शियम को बाहर निकालना है, ठीक है। तो हम लोग ने क्या क्या किया, कैल्शियम को रोका, जो भी बना रहा था उससे रोका। दूसरा हम लोग ने क्या किया, कैल्शियम को बाहर निकाला, एक्सक्रीट आउट कर दिया, ठीक है। कैल्शियम को हमें क्या करना है, एक्सक्रीट आउट कर देना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि कैल्शियम को यूटिलाइज होने से रोक सकते हो। ओके, ठीक है। तो ट्रीटमेंट के बेसिस पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लो, रिहाइड्रेशन सबसे पहले किया हुआ है। रिहाइड्रेशन मतलब पानी बहुत ढेर सारा हमें चाहिए। भाई पानी क्यों बहुत ढेर सारा चाहिए, देखो किसी भी चीज़ में कोई चीज़ ज़्यादा हो जाएगी तो आप उसे पानी मिला करके उसका कंटेंट कम कर सकते हो, मतलब उसका जो इफ़ेक्ट है वो कम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने नींबू पानी नमक चीनी मिलाया मान लो, ठीक है, उसमें अगर नमक ज़्यादा हो गया तो आप उसमें क्या करोगे, उसमें आप चीनी तो नहीं ऐड करोगे, नमक फिर भी ज़्यादा लगेगा, आप उसमें वाटर ऐड कर दोगे, पानी ऐड कर दोगे, तो उसमें नमक का जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाएगा। सेम चीज़ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वाटर को अंदर ऐड कर रहे हैं ताकि जो कैल्शियम का इफेक्ट है ना वो डिक्रीज हो जाए। तो कितना लिया हमने, 100 cc पर आवर के अकॉर्डिंग हमने रिहाइड्रेशन यानी कि वाटर इनटेक किया, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे एक और चीज़ होगी, यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जितना आप ज़्यादा पानी पियोगे उतना ही फटाफट यूरिन के थ्रू पानी और कैल्शियम दोनों जो है वो फिल्टर होके किडनी के थ्रू बाहर चला जाएगा, ठीक है। किडनी उसको एक्सक्रीट आउट कर देगी, ठीक। अब अगर आप वाटर नहीं मिलाते हो तो भी किडनी उसको एक्सक्रीट आउट करेगी, ऐसी बात नहीं है। किडनी जो है चाहती है कि एक्सेस चीज़ें बाहर निकल जाए, लेकिन जो प्योर कैल्शियम किडनी के पास जाएगा वो किडनी के सेल्स को डैमेज करने के चांसेस बढ़ा देगा, ठीक है। दूसरा ट्रीटमेंट क्या है, डायूरेटिक्स। इसका काम क्या है, ये रीनल के एक्सक्रीशन को बढ़ाता है। देखो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पानी पीने कर मतलब पानी ही पीकर आप एक्सक्रीट आउट करो, आपको ड्रग्स भी लेनी होंगी जो कि किडनी के एक्सक्रीशन को यानी कि फिल्ट्रेशन रेट और एक्सक्रीशन रेट को बढ़ा देगा, दैट इज योर फ्रूसामाइड, ठीक है। तीसरा क्या करना है, जैसा मैंने बताया कि यूटिलाइजेशन से बचाना है, ओके। तो बोन जो है वो उसको रीएब्जॉर्ब कर लेंगी, ठीक, क्योंकि बोन को तो कैल्शियम पसंद है ना, तो बोन उसको रीएब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो हमें क्या करना है, डिक्रीज रीएब्जॉर्प्शन। ये क्या है, बिसफॉस्फोनेट, ठीक है। ये भी एक टैबलेट है जो कि बोन को रोकती है कि वो कैल्शियम को दोबारा से अपने अंदर रीएब्जॉर्ब ना कर ले। हालांकि
एक्सेस रीअब्जॉर्प्शन की वजह से बोन्स जो हैं वो डैमेज होने लगती हैं, ठीक है, टूटने लगती हैं। ओके, सो इसका एक और फ़ायदा है, कम एब्जॉर्ब करेंगी तो एक्सक्रीशन ज़्यादा होगा। किडनी को हमेशा इंडिकेट होता रहेगा कि अभी भी कैल्शियम बॉडी में ज़्यादा है, तो वो उसको निकालती रहेगी, ठीक है। और अगर बोन उसे रीअब्जॉर्ब कर लेंगी तो किडनी को लगेगा कैल्शियम कम हो गया, तो वो उसको निकालना बंद कर देंगी। अब देख लेते हैं कौन से ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि हाइपर कैल्सीमिया की वजह से आ सकते हैं। मान लो आपने टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं लिया, मान लो आपने ठीक से ट्रीटमेंट नहीं दिया पेशेंट को, है ना, तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फर्स्ट है आपको ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब थिनिंग ऑफ द बोन। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पोरोसिस मतलब होल होने लगे बोन्स में, इस तरह से पोर्स बनने लगे। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, बोन वीक हो जाएंगे और फ्रैक्चर होने के हाई चांसेस बढ़ जाएंगे। हालांकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कैल्शियम जो है वो फिर से रीअब्जॉर्ब होने लगता है बोन में, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये कंडीशन आएगी ऑस्टियोपोरोसिस। दूसरा किडनी स्टोन हो सकता है। आपने सुना होगा कि किडनी में जो स्टोन्स होते हैं वो कैल्शियम के और अदर मिनरल्स के ही बने होते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम अगर बहुत ज़्यादा है आपके अंदर तो किडनी स्टोन होने के हाई चांसेस होते हैं, क्योंकि वो अंदर जा कर के किडनी में स्टोर हो जाता है, पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो उसके कैंसर जो कैल्शियम के जो वो होंगे मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और एक स्टोन बनाने का काम करेंगे। आगे चल के ये स्टोन बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे कैल्शियम इंक्रीज होता जाएगा और किडनी में बहुत बड़ा स्टोन बन जाएगा। इसके अलावा जो सेल्स हैं वो अगर डायरेक्ट कैल्शियम को बाहर निकालेंगे तो उनके अंदर डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो किडनी फेल भी हो सकती है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत ज़्यादा कैल्शियम अगर ब्रेन में चला जाएगा तो ब्रेन में भी क्या करेगा, वो एक तरह का सिस्ट बना लेगा। यहाँ पे देख लो, कैल्शियम सिस्ट बन गया और ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स होंगी वो दबने लगेंगी और दबने की वजह से पेशेंट को सीजर्स आने लगेंगे, यानी कि झटके आने लगेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। तो पहली चीज सिंड्रोम क्या है, सिंड्रोम मीन्स होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ट्यूमर लाइसिस मीन्स रिलेटेड टू द ट्यूमर सेल्स, ऐसी कंडीशन जो ट्यूमर सेल्स की वजह से हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से मल्टीपल सिम्टम्स आ रहे हैं, जिसको हम लोगों ने सिंड्रोम बोल दिया। ओके, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कीमोथेरेपी देने के बाद कैंसर सेल्स की डेथ हो रही है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि हो क्या रहा है कि उसके अंदर से जो भी चीज़ें रिलीज हो रही हैं, भाई सेल्स के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं जिससे सेल्स हेल्दी रहता है, कैल्शियम, ग्लूकोज, लैक्टेट, है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, सोडियम, ठीक है, वो सब क्या हो जाएंगी, रिलीज आउट हो जाएंगी। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज द रीनल फंक्शन लीड टू द ARF। किडनी उसको बाहर निकालना चाहेगी। पहले ही बता दिया मैंने कि बॉडी में बहुत ज़्यादा अगर चीज़ें हो जाती हैं तो सबसे पहले किडनी काम करना स्टार्ट करती है कि जल्दी जल्दी जो है यूरिन पास आउट करती है, जिससे कि यूरिन के साथ साथ वो सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी बॉडी से बाहर हो जाएं। जब ये काम करेगी किडनी तो किडनी पे बहुत जो है इफेक्ट पड़ेगा। इसको हम बोलेंगे ARF, डेट इज एक्यूट रीनल फेलियर। कंटिन्यूस किडनी के काम करने की वजह से, कंटिन्यूस टॉक्सिसिटी बढ़ने की वजह से, कंटिन्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस का किडनी के साथ कांटेक्ट होने की वजह से एक्यूट किडनी फेलियर या रीनल फेलियर हो सकता है। ये प्रॉब्लम किस में आ सकती है, सारे कैंसर्स में आ सकती है। भाई किसी भी कैंसर का आप कीमोथेरेपी दोगे तो सारे कैंसर से ये प्रॉब्लम्स रिलीज होगी, ये सारे सब्सटेंस रिलीज होंगे और अल्टीमेटली किडनी उसको फिल्टर करेगी, ठीक है। अगर इसके लिए आप ट्रीटमेंट नहीं देते हो तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, ARF, CRF, दैट इज एक्यूट रीनल फेलियर, जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर एक्यूट रीनल फेलियर से आप नहीं बचा पाए तो वो कंडीशन सीवियर हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे क्रोनिक रीनल फेलियर, और इसमें दोनों किडनी फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी मीन्स होता है लंग्स। लंग्स में फ्लूइड भर जाएगा या लंग्स में स्वेलिंग आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि टॉक्सिक सब्सटेंस बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से लंग्स पे असर पड़ रहा है और लंग्स को वो हार्म कर रहा है, ठीक है, पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। ब्रेन में भी वो सारी टॉक्सिक चीज़ें चली जाएंगी, अननेसेसरी चीज़ें चली जाएंगी, तो ब्रेन के अंदर फिर से सिस्ट बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे और सीजर्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ब्रेन सेल्स ठीक से ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। और सीजर्स कब आते हैं, झटके कब आते हैं, जब ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होती है। इसके अलावा कार्डियक अरिथमियास हो जाएगा। कार्डियक मीन्स होता है हार्ट, अरिथमियास मीन्स होता है एबनॉर्मल रिदम,
ठीक है। तो कार्डियक में भी अननेसेसरी चीज़ें चली जाएंगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और टॉक्सिक चीज़ों की, अननेसेसरी गैसेस की, अननेसेसरी सब्सटेंस बढ़ने लगेंगे, ठीक है, और ऑक्सीजन हो जाएगा कम, जिसकी वजह से कार्डियक जो है वो माल फंक्शन करेगा। इसके अलावा अगर इस चीज़ को नहीं रोका गया तो अल्टीमेटली डेथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है, नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है SIADH, दैट इज सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक्स हार्मोन। सबसे पहले व्हाट इज दिस एंटी डायरेटिक्स हार्मोन? यहाँ पे देखो हमने डायरेटिक्स हार्मोन, डायरेटिक्स दिए थे, यहाँ पे देखो डायरेटिक्स दिए थे, क्यों? क्योंकि ये किडनी के एक्सक्रीशन को बढ़ा रहा था, यानी कि किडनी के अंदर जितना वाटर है, जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक्सक्रीट आउट कर रहा था। एंटी मीन्स होता है जस्ट अपोजिट, ठीक है। एंटी डायरेटिक्स क्या करेगा? एक्सक्रीशन को रोकेगा, एक्सक्रीशन को कम करेगा। अब भाई एक्सक्रीशन कम हो जाएगा तो बॉडी के अंदर फ्लूइड रिटेंशन होने लगेगा, ठीक है। क्या रिजल्ट निकलेगा? कि वाटर रिटेंशन होने लगेगा, बॉडी के अंदर फ्लूइड भर जाएगा और इस तरह से एडिमा देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, बॉडी मेक्स टू मच एंटी डायरेटिक हार्मोन। बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा एंटी डायरेटिक हार्मोन बना रही है। जब ये बहुत ज़्यादा एंटी डायरेटिक हार्मोन बनाएगी तो क्या प्रॉब्लम आएगी? सीधे सीधे रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर बाय द किडनी। किडनी जो है बाहर निकालने के बजाय उस वाटर को मतलब फिर से एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज देगी और बहुत ज़्यादा ही वाटर का कंटेंट अंदर चला जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है, ठीक है। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप नमक को कम करने के लिए पानी ढेर सारा मिला दो तो नमक का टेस्ट कम हो जाएगा, ठीक है, नमक का कंटेंट और उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। सेम चीज़ जब बहुत ज़्यादा वाटर बॉडी में चला गया या स्टोर हो गया तो यहाँ पे हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन आ गई। हाइपो मीन्स होता है डिक्रीज, नेट्रीमिया मीन्स होता है सोडियम, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोडियम कम हो गया। हम सभी जानते हैं कि पूरी बॉडी को सोडियम की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि आप नर्व इम्पल्सेस आपके काम करें, एक्शन आप कर पाओ, ठीक है। अगर मैं इस टाइम बात कर रही हूँ तो मेरा ब्रेन काम करवा रहा है, मेरा ब्रेन सिग्नल्स भेज रहा है और उस ब्रेन की हेल्प कौन कर रहा है? आपका सोडियम, ठीक है। अब अगर सोडियम कम हो जाएगा तो ब्रेन भी डिसफंक्शन करेगा, हार्ट भी ठीक से काम नहीं कर पाएगा और बॉडी के अदर पार्ट्स भी ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली हमें ट्रीटमेंट क्या देना होगा? ट्रीटमेंट हमें देना होगा कि सीधे सीधे हमें क्या करना है, फ्लूइड को रिस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में फ्लूइड बहुत ज़्यादा है। तो हमें पेशेंट को सारे लिक्विड डाइट्स रोकनी होंगी, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो जूस हो, चाहे वो कोई भी सेमी सॉलिड या लिक्विड डाइट हो, हमें इसको रोकना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा सॉल्ट ज़्यादा से ज़्यादा लेना है क्योंकि सोडियम अल्टीमेटली हमारा सॉल्ट है, ठीक है, हमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा लेना है। तो वाटर जो रिस्ट्रिक्शन है वो आपका सबसे पहला फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर मान लीजिए इसको ना रोका गया, कंटिन्यूस वाटर भरता गया हमारी बॉडी के अंदर, तो प्रॉब्लम क्या आएगी? ब्रेन में सबसे पहले प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि सोडियम कम होता जा रहा है और ब्रेन सोडियम को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। जब ब्रेन सोडियम को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है तो हमारी बॉडी ठीक से काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। इसकी वजह से क्या आने लगेंगे? सीजर्स यानी झटके आने लगेंगे, ठीक है। अगर हार्ट में भी अगर सोडियम की कमी हो गई तो हार्ट को पावर नहीं मिल पाएगी, हार्ट ठीक से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं हो पाएगा और जो रिदम है, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। लास्ट में क्या होगा? ब्रेन में भी प्रॉब्लम आ रही है, हार्ट में भी प्रॉब्लम आ रही है और हमारी पूरी बॉडी के 2 वाइटल्स ऑर्गन कौन कौन से हैं? ब्रेन एंड हार्ट, दोनों में ही प्रॉब्लम आ रही है। तो एट लास्ट क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगी पेशेंट के। तो ये थे हमारे मेटाबॉलिक। यहाँ पे देख लीजिए हम लोग ने तीनों मेटाबॉलिक डिस्कस कर लिए। अभी हम लोग देखने वाले हैं न्यूरोजेनिक, ओके। तो नेक्स्ट न्यूरोजेनिक में सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, ओके। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? हम जानते हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारी इस तरह से अटैच होती है। ब्रेन की ही एक टेल निकल के आती है हमारी बैकबोन में नीचे की तरफ, पूरा इस येलो वाले पोर्शन को जो कि ब्रेन से निकली हुई है, इसको ही हम लोग स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, ब्रेन का ही काम ये करेगी, यानी कि ब्रेन जो काम कर रहा है
उसी में हाथ बटाएगी, ठीक है, उसी में डिवीजन ऑफ लेबर करेगी, ठीक, तो क्योंकि ये उसी का पार्ट है। ओके, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन का क्या मतलब है? किसी भी ट्यूमर जो कि आपके बैकबोन में हुआ है, रीढ़ की हड्डी में हुआ है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, मतलब वो ट्यूमर बढ़ता है, तो वो आपके स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस यानी दबा देगा। अगर एक बार ये स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस हो गई या दब गई तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि जो भी काम करने थे ब्रेन से रिलेटेड, ठीक है, या बॉडी में जो भी फंक्शंस थे, बहुत सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे, डिले हो जाएंगे, ठीक है। देख लेते हैं तो कौन कौन से कैंसर्स ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। एक तो लंग कैंसर, क्योंकि लंग्स जो है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के पास है, ठीक है। फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर, सिंपल सी चीज़ है, ब्रेस्ट जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के पास है, ठीक है। ये दोनों कैंसर्स क्या कर रहे हैं, ये दोनों कैंसर्स बढ़ रहे हैं, पीछे की ओर बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे दिखा देती हूँ, मान लो यहाँ पे किसी को भी लंग कैंसर हुआ तो यहाँ पे आपके लंग्स है, ठीक है, तो इस लंग कैंसर से पीछे की ओर आराम से चला जाएगा। या किसी को अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो ब्रेस्ट से पीछे की ओर आराम से कैंसर चला जाएगा, अगर वो फैलने वाला कैंसर है या मैलिग्नेंट कैंसर है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, स्पाइनल कॉर्ड दब जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। मेनली हमें क्या करना है इसमें, मेनली हमें रिमूव करना है उस पार्ट को जहाँ पे कैंसर हुआ है, उस ट्यूमर को जहाँ पे कैंसर, जहाँ पे वो हुआ है, ठीक है, रिमूवल ऑफ द ट्यूमर, ठीक है। जब ट्यूमर को रिमूव कर दोगे तो जो प्रेशर होगा स्पाइनल कॉर्ड पे जा रहा होगा वो रिलीव हो जाएगा, ठीक है, वो हट जाएगा, ठीक है। अगर इसका एक पार्ट निकाल दोगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, लेकिन अगर स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस होगी तो बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि आपको यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होगी, स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होगी, आपको मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, आपको और बाकी पोस्चर मेंटेन करने में प्रॉब्लम होगी। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जो कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड हैंडल करती है। इसके अलावा आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी देना है, ये हमारे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन को कम करने के लिए, ठीक है। डेक्सोमेथासोन इसका एग्जाम्पल है, आप दे सकते हो। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकते हैं, मान लीजिए आपने स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन को सॉल्व नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स ये आ सकते हैं, इरिवर्सिबल न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट, भाई ब्रेन का ही वो पार्ट है, ठीक है, अगर दब रही है वो स्पाइनल कॉर्ड तो क्या हो जाएगा कि वो बॉडी का जो फंक्शन है वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक। पैरालिसिस हो सकता है पूरी तरह से, या हाफ पैरालिसिस भी हो सकता है, आधा हिस्सा बॉडी का काम करना बंद कर सकता है, या पूरा हिस्सा भी बॉडी का काम करना बंद कर सकता है। इसके अलावा गेट इम्पेयरमेंट हो जाएगा। गेट मतलब होता है इस तरह से मूवमेंट डिफ़िकल्टी, मतलब मूवमेंट प्रॉब्लम, नॉर्मल मूवमेंट आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। आप इस में देख सकते हो कि ये नॉर्मली चल नहीं पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनकी स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस हो गई है, ठीक है। इसके अलावा सेंसरी लॉस, सेंसेशन यानी कि कॉन्शियसनेस आपकी, आप चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाओगे, हो सकता है आपके कान खराब हो जाएं, है ना, आपको एक कान से सुनाई नहीं दे रहा हो, चाहे आपको दोनों कान से ना सुनाई दे रहा हो, ये सारी प्रॉब्लम्स स्पाइनल कॉर्ड की वजह से हो रही है, ठीक है। इसके अलावा यूरिनरी एंड फीकल इनकॉन्टिनेंस, इस तरह से यूरिन क्या करने लगेगा, लीक करने लगेगा, जैसे यहाँ पे कर रहा है, और स्टूल भी लीक करने लगेगा, क्यों, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इन सबको हैंडल करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेकंड कंडीशन क्या है, इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। पहली चीज, व्हाट इज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंट्रा मीन्स होता है इनसाइड, क्रेनियल मीन्स होता है बोन ऑफ द स्कल, ठीक है, प्रेशर मीन्स होता है उसके अंदर का प्रेशर। अगर आपके हेड की ऊपर वाली इस पूरे कवच को हटा दे, ये जो पूरा बोन है ना, इसको हटा दो, तो अंदर क्या होगा, आपका ब्रेन देखेगा, ठीक है। तो ब्रेन और बोन के बीच के अंदर एक प्रेशर होता है, ठीक है, नॉर्मल प्रेशर, उसको हम क्रेनियल प्रेशर बोलते हैं, ठीक, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अगर वो इंक्रीज हो जाएगा तो आपका ब्रेन कंप्रेस हो सकता है, ठीक है, ब्रेन माल फंक्शन करने लगेगा, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। अब आप सोच रहे होगे कि भाई इंट्राक्रेनियल यानी कि ब्रेन के अंदर जो प्रेशर मेंटेन है वो इंक्रीज क्यों हो रहा है, बहुत सारे कैंसर की वजह से हो रहा है, ठीक है, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ठीक, मेलिनोमा, लंग कैंसर क्या है, लंग्स के अंदर
कैंसर हो गया ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट के अंदर कैंसर हो गया। मेलिनोमा क्या है? मेलानिन सेल्स के अंदर कैंसर हो गया। मेलानिन सेल्स कौन होते हैं? जो कि आपके कलर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। मेलानिन सेल्स क्या है? ये एक तरह के सेल्स हैं जो कि आप जितने भी कलर आपका डल है, इसका मतलब मेलानिन सेल्स ज़्यादा है। कलर आपका कम डल है, आप फेयर हो, गोरे हो, तो मेलानिन आपके अंदर कम है, ठीक है। उन सेल्स के अंदर अगर कैंसर होता है तो डेट इज़ मेलानिन सेल्स कैंसर। तो ये कैंसर क्या कर सकते हैं? ये कैंसर जो है वो आपके ब्रेन के अंदर बहुत ईजिली जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ हो रहे हैं, ठीक है, बॉडी के ऊपर वाले पार्ट की तरफ हो रहे हैं, ठीक। एब्डोमेन से लेकर के नीचे वाले पार्ट की तरफ नहीं हो रहे हैं, एब्डोमेन से ऊपर वाले पार्ट की तरफ हो रहे हैं, तो ये आपके ब्रेन के अंदर जा सकते हैं। तो अगर ये ब्रेन के अंदर चले जाएंगे तो नॉर्मली हमारे ब्रेन के अंदर कुछ सेल्स, मान लीजिए हमारे ब्रेन के अंदर ये सेल्स हैं, ठीक है, ये सेल्स हैं, ओके, ठीक। अब इसमें अगर मैं एक्स्ट्रा सेल्स बना दूं तो अंदर का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्स बनते चले जा रहे हैं, बनते चले जा रहे हैं, बनते चले जा रहे हैं, एबनॉर्मल सेलुलर ग्रोथ होती चली जा रही है, ठीक है, कैंसर सेल्स बनते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है, तो अंदर का प्रेशर क्या हो रहा है? वो फालतू में इंक्रीज हो रहा है, दैट इज इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। ट्रीटमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, कीमोथेरेपी दी गई, सेल्स जो हैं वो डेथ हो गए। कौन से सेल्स? कैंसर सेल्स। नॉर्मल सेल्स भी थोड़े बहुत डैमेज होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अंदर टिश्यूज जो डेथ हुए थे, जो सेल्स डेथ हुए थे, उनके अंदर सड़न पैदा हो गई, डेट इज टिश्यू नेक्रोसिस। जब सड़न पैदा हो गई तो अंदर एडिमा हो गया, सूजन आ गई ब्रेन के अंदर। जब सूजन आ गई तो ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी? जो ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लड लेकर के जा रही हैं वो दबने लगेंगी। भाई सूजन आ जाएगी तो वो दबने लगेंगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई ठीक से नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होता है, ठीक है। जब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी तो हमारे सेल्स की डेथ होने लगेगी, ठीक। सेल्स की डेथ होने लगेगी तो और सड़न पैदा होगी और नेक्रोसिस हो जाएगा और इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा। सो सिंपली ट्रीटमेंट क्या है? मैनिटॉल, ठीक है। तो मैनिटॉल क्या कर रहा है? नेक्रोसिस से प्रिवेंट कर रहा है, ओके। इसके अलावा कितना आपको मैनिटॉल देना है? 25% आप इसका मैनिटॉल आप दे सकते हो। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड आप दे दोगे ताकि अंदर के इन्फ्लेमेशन को कम कर सके, सड़न कम हो और दिक्कत कम आए, ठीक है। इसमें आप देख लो, डेक्सोना आप दे सकते हो, ओके। इसके अलावा बार्बिट्यूरेट्स आप दे सकते हो। ये क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, यानी कि सेल्स, जो कैंसर सेल्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं जो कि मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है, उसको डिक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें डैमेज होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ना निकलें और कम एडिमा हो, ठीक है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इतना ज़्यादा इंक्रीज ना हो, ठीक। इसके अलावा एंटी एपिलेप्टिक यानी कि सीजर्स को रोकने के लिए भी हम क्या दे रहे हैं? यहाँ पे मेडिसिन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा एडिमा होने की वजह से हमारी ब्लड सप्लाई कंप्रेस यानी दब जाएगी। जब ये दब जाएगी तो ऑक्सीजन भी कम मिलेगा, और ऑक्सीजन कम मिलेगा तो हमें सीजर्स आने लगेंगे, यानी झटके आने लगेंगे। मान लीजिए अगर आप ये ट्रीटमेंट नहीं ठीक से दे पाए या नहीं कर पाए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? सिंपली ब्रेन में सबसे पहले प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सारी चीज़ें ब्रेन में हो रही हैं, ठीक है। ब्रेन डिसफंक्शन करने लगेगा, झटके यानी सीजर्स आने लगेंगे, आगे चल करके ब्रेन के सेल्स कंटिन्यूस डैमेज हो जाएंगे और डेथ हो जाएगी पर्सन की। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑन्कोलॉजी इमरजेंसीज पार्ट 1। आगे की चीज़ें हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।